नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के अध्याय नंबर 1 का अध्ययन कर रहे थे और वो था दो ध्रुवीय विश्व का अंत। हमने कल जो पिछली क्लास जो थी उसके अंदर दो ध्रुव कौन से थे, दो ध्रुव कौन से बने और किस प्रकार से बने, उसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध की जो घटनाक्रम उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज हम इस पाठ का जो मुख्य हिस्सा है उस पर चर्चा करेंगे कि दो ध्रुवीयता का अंत जो होता है उसमें दो ध्रुव जो था उसमें पहला एक सोवियत संघ था। हम सोवियत संघ के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और उसको आगे लेकर बढ़ते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि सोवियत संघ का किस प्रकार से विघटन होता है और विघटन के बाद में जो एक ध्रुव बचता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो एक पावरफुल शक्ति बचती है। तो इस प्रकार जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो एक ही पावर अपने पास में बचता है, वो है कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका को एक पावरफुल शक्ति बनने से पहले अगर हम देखें तो सोवियत संघ के विघटन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सोवियत संघ जो था उसके बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा कर लें तो वो क्या है कि सोवियत संघ जो था वो, पहली बात तो ये कि सोवियत संघ है उसका गठन किस प्रकार से संभव हुआ। देखो हुआ क्या है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो समाप्त हो गया और सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद में सोवियत जो संघ जो था उसने क्या किया कि जो पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र जो थे उनको जो पूंजीवादी जो ताकतें थी उनसे और फांसीवादी जो ताकतें थी उनके चुंगल से छुड़वाने का प्रयास किया और उस प्रयास में वो सफल भी रहा, जिसके कारण उन्होंने एक यूनिटी बना ली, एक संघ बना लिया और उस संघ का प्रधान जो सदस्य था वो रूस यानी कि सोवियत जो रूस था वो बन गया। ठीक, और इस प्रकार से एक सोवियत संघ बनता है और उस सोवियत संघ जो है वो बनने के बाद में हम और आप जानते हैं कि यदि कोई भी संगठन बनता है तो उसको आगे चलाने के लिए या रूल चलाने के लिए या उस पर शासन चलाने के लिए कोई एक व्यवस्था की जाती है और वो व्यवस्था यहाँ की जो थी उस व्यवस्था को हम सोवियत प्रणाली का नाम देते हैं। सोवियत संघ की जो शासन की जो प्रक्रिया थी उसको हम क्या नाम देते हैं? सोवियत प्रणाली नाम देते हैं। और सोवियत प्रणाली का मतलब क्या होता है कि देखो 1917 जो 1917 जो था उसमें एक क्रांति हुई थी, समाजवादी क्रांति। समाजवादी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि समाजवादी जो आदर्श हैं, समाजवादी जो आदर्श है उनकी स्थापना करना है पूंजीवाद के खिलाफ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रूस में 1917 की जो समाजवादी क्रांति थी उसके बाद में समाजवादी जो सोवियत गणराज्य जो था जिसको यूएसएसआर हम कहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पूंजीवादी जो व्यवस्था जो थी, पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि अमेरिका और उनसे संबंधित जो राष्ट्र हैं उनकी व्यवस्था थी पूंजीवादी और सोवियत संघ जो था उसकी व्यवस्था थी समाजवादी। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के तो खिलाफ था और समाजवादी और समतामूलक समाज की स्थापना करना था। किसका उद्देश्य? इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाजवादी सोवियत गणराज्य था उसका निर्माण हुआ इसके कारण 1917 की क्रांति के बाद में, और इसका मुख्य उद्देश्य था पूंजीवादी व्यवस्था के तो खिलाफ और समाजवाद और समतामूलक समाज की स्थापना करना था, समतामूलक समाज की स्थापना करना था। और उसके बाद में क्या होता है कि इसका जो उद्देश्य था उसमें क्या था कि शैक्षणिक संस्थाएं जितनी भी थी या जो निजी संपत्ति की जो संस्थाएं थी या निजी संपत्ति थी उसको कर दिया उन्होंने समाप्त, यानी कि उनका कर दिया उन्होंने अंत। और उनका अंत करने के बाद में उसने क्या किया कि ऐसे समाज की स्थापना करना चाहा जो हित लाभ पर आधारित हो, अर्थात निजी जो शैक्षणिक संस्थान और निजी संपत्ति का अंत करके और हित लाभ पर आधारित समाज की स्थापना करना था। और ये जो व्यवस्था थी उनकी कौन सी कि हित लाभ के लिए समाज की व्यवस्था, सामाजिक हित के लिए व्यवस्था बनाए रखना अर्थात पूंजीवाद का अंत करना, ये व्यवस्था जो थी ना उस व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा गया। अगर सीधे शब्दों में जो बोर्ड पर लिखा है उसको देखें कि रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण होता है जिसका उद्देश्य है वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी और समतामूलक समाज की स्थापना करना। पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसके तो खिलाफ था और समाजवादी और समतामूलक समाज की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था। और उन उद्देश्य को पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, जो शैक्षणिक संस्थाएं जो थी, जो निजी संपत्ति जो थी उसका तो कर दिया अंत और हित लाभ पर आधारित जो समाज था उसकी स्थापना करनी थी। और इसी व्यवस्था को क्या नाम दे दिया? सोवियत प्रणाली।
अब ये सोवियत प्रणाली लागू कहाँ हुई? सोवियत संघ में। तो सोवियत संघ जो है वो क्या है, सोवियत संघ की विशेषताएं क्या है, इन पर अगर हम चर्चा करें, यानी कि वहां पर कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी, तो अगर इसकी व्यवस्था करें तो सोवियत संघ जो ना उस समय एक सुदृढ़ संस्था थी। जैसे सोवियत संघ पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ समाजवाद पर के आदर्शों पर आधारित था। एक तो ये था कि पूंजीवाद का तो विरोध करता था और समाजवादी जो आदर्श है उनको स्वीकार करता था, एक्सेप्ट करता था। दूसरी बात है कि सोवियत संघ एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी, एक सुव्यवस्थित, एक नियोजित, यानी कि पहले से प्लान, वेल प्लान जो इकोनॉमी थी वहां की। और ये जो था वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो थी उसके लिए चुनौती था, अर्थात अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, उसको चुनौती देता था। और सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली है वो भी उन्नत थी, यानी कि संचार के जो साधन थे वो भी अच्छे खासे उनके पास में थे। और सोवियत संघ में एक विशाल ऊर्जा के संसाधन भी उपलब्ध थे, ऊर्जा के संसाधन थे वो भी बहुत अच्छी मात्रा में थे या अच्छे थे। और उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी थे, घरेलू उपभोग के लिए जो वस्तुएं अपने उपलब्ध करवाई जाती हैं उनके लिए जो उद्योग थे वो भी उन्नत किस्म के उनके पास में थे। किसके पास में? सोवियत संघ के पास में। आवागमन की अच्छी व्यवस्था थी और यातायात के साधन भी अच्छे उपलब्ध थे वहां पर। फिर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा और राज्य का स्वामित्व था, और रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा जैसी मूलभूत जो सुविधाएं जितनी भी थी वो राज्य के नियंत्रण में होती थी। अब अगर हम बात करें कि जो सोवियत संघ जो है इसकी ये व्यवस्थाएं थी, तो सोवियत प्रणाली में क्या था, तो ये व्यवस्थाएं जो थी, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सोवियत प्रणाली क्या है या सोवियत प्रणाली के की विशेषताएं क्या है या उनके लाभ क्या है, अगर इनको अगर देखें तो सोवियत प्रणाली के अगर लाभों की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या था कि सोवियत प्रणाली के तहत उन्होंने क्या कर दिया, पूंजीवादी व्यवस्था को तो कर दिया समाप्त, और समतावादी या समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहा। यानी कि जितने भी जो आर्थिक संसाधन हैं उन पर राज्य का नियंत्रण हो गया, यानी कि जितने भी आर्थिक व्यवस्थाएं जो थी उन सब पर राज्य का नियंत्रण हो गया। और एक निश्चित पार्टी विशेष या राज्य का नियंत्रण हो गया उन संसाधनों पर, सब जितने भी संसाधन थे उन पर एक पार्टी विशेष, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी जो थी जो सोवियत संघ की, उस पार्टी या फिर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ये थी सोवियत प्रणाली और सोवियत संघ की विशेषताएं। अब यहां से उसके बाद में हम सोवियत जो प्रणाली जो थी उसके अंदर कमियां क्या रही हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में करते हैं इसके आगे की चर्चा। हाँ तो विद्यार्थी, पीछे की जो स्लाइड थी उसमें हमने सोवियत प्रणाली और उसकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम जो सोवियत प्रणाली जो थी अर्थात सोवियत संघ जो था उसमें कमियां क्या रही जिसके कारण उनका विघटन हो गया, यानी कि कोई एक इतनी बड़ी ताकत जो कि दूसरी विश्व के अंदर दो बड़ी ताकतों में से एक थी, उस ताकत का विघटन कैसे संभव हुआ या क्यों हुआ, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी और उन कमियों को हम उजागर करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी कमियां रही। तो सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली की जो कमियां थी उनमें सबसे पहली कमी तो यह थी कि नौकरशाही का शिकंजा कसता गया उस पर, यानी कि यहां पर नौकरशाही है वो हावी होती गई। किस पर? सोवियत प्रणाली में नौकरशाही हावी हो गई, जिसके कारण ये सोवियत प्रणाली धीरे धीरे कमजोर होती गई। दूसरी व्यवस्था क्या थी? लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की जो आजादी थी ना वो हो गई समाप्त, यानी कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति यानी कि बोल करके हम कुछ बता सकें अर्थात अपन के मन के भावों को अभिव्यक्त कर सके, बता सकें, ये आजादी हमारे पास नहीं रही। तो यहाँ के लोगों ने क्या कर लिया बाद में कि जो सोवियत संघ के जो लोग जो थे उन्होंने क्या कर लिया, अपने जो विचार जो थे ना उनको सीधा तो बता नहीं सकते थे, क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई उनकी, लोकतंत्र नहीं रहा। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता को एक अधिकार कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसमें एक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, अर्थात बोल करके अपने विचार प्रकट कर सकता है किसी भी माध्यम से। तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त करने के कारण यहाँ के लोगों ने एक और हथकंडा अपना लिया कि अपनी जो बातें जो थी ना वो चुटकुलों के रूप में कहना प्रारंभ कर दिया, चुटकुला सुनाने लग गया कि हाँ कोई ना कोई कहानी लेकर के कोई ना कोई आपको विचार रखना तो सरकार के सामने इं तो रखियो कुंजा तो क्या करांगा, चुटकुला सुना दो। और चुटकुला के रूप में और कहानियां के रूप में बातें आपने रखनी शुरू कर दी ताकि बहरी सरकार तक पहुंच सके बातें।
और तीसरी बात है कम्युनिस्ट पार्टी का सभी संस्थाओं, यहां पर क्या था कि एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। जो भी सरकार बनेगी वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। तो यहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक तरह से तानाशाही हो गई, यथार्थ एक निरंकुशता की हदें पार करने लगी। यथार्थ जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उनका जितनी भी संस्थाएं थी वहां पर, उन सभी संस्थाओं पर एक अंकुश लगा लिया उन्होंने, अर्थात अपना नियंत्रण में ले ली सभी संस्थाओं को कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब जो करेगा वो कम्युनिस्ट पार्टी करेगी, अर्थात यहां बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं रह जाता है। चौथी अगर बात करें तो इस संयुक्त जो संघ था उसमें 15 गणराज्य थे। कितने? 15 गणराज्य, जो पीछे की क्लास में हमने चर्चा की थी कौन कौन से गणराज्य थे। उन 15 गणराज्यों में अर्थात अलग अलग जो देश थे, उन देशों की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपनी अपनी भाषा होती है, अपने अपने कोई ना कोई मामले होते हैं, स्वदेशी विदेशी, है ना, कोई ना कोई मामले होते हैं। उन सभी मामलों को इन्होंने अनदेखा कर दिया, अर्थात 15 गणराज्यों की जो संस्कृति और अन्य जो मामले थे उनकी अनदेखी शुरू कर दी, अर्थात उनको देखना ही बंद कर दिया, अर्थात उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। किसने? सोवियत संघ की सरकार ने। और रूस जो था, इसका जो प्रधान सदस्य है, उस रूस ने क्या कर दिया, हर मामले में अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया, यानी कि मैं हूं बाबो हूं, ये वास्ते मैं जो करूं वो ही होवेगो, अर्थात ठेके हो गए कि 15 गणराज्यों को कोई उचित कौन रहेगी, बाकी संस्कृति को कोई लेना देना को नहीं, बाकी सरकार को कोई लेना देना को नहीं, बाकी विदेशी नीति क्या रहेगी, बाकी जो सुरक्षा सीमा सुरक्षा बाको के होएगो विषय कोई लेना देना को नहीं। रूस कहो कि मैं हूं सबसे बड़ो, तो मैं जिया करूं भी यही चलेगा काम। और एक बात इकट्ठा होगी कि शीत युद्ध का दौर से निकले और उसके बाद में अमेरिका एक ताकत जो थी, अब उस अमेरिकन ताकत को टक्कर देने के लिए इन्होंने क्या कर लिया कि अपना युद्ध अगर होता है तो हमें मजबूती चाहिए, अर्थात सेना और हथियारों की मजबूती चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या कि हथियार बनाने प्रारंभ कर दिए और अब हथियारों की होड़ सी लग गई इसकी, और हथियारों की होड़ के कारण क्या हो गया, इनकी अर्थव्यवस्था जो थी ना उस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, और अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया तो अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और अर्थव्यवस्था जब चरमरा जाती है तो देश है वो धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। जैसे आज के वर्तमान के में अगर देखें तो अपने भी इस प्रकार की हालात पैदा होने वाले हैं। और अगर छठी बात है कि सोवियत संघ की प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देश जो थे वो आगे निकल गए, यानी कि यहाँ की जो प्रौद्योगिकी थी टेक्नोलॉजी जो थी उसके मामले में, और जो बुनियादी जो व्यवस्थाएं जो थी, बुनियादी जो ढांचा था उसको अगर देखें तो बाकी जो देश थे, कौन से दूसरे जो देश, पश्चिमी जो देश जो थे वो इससे आगे निकल गए। और एक तो जो नागरिकों की जो राजनीतिक, यहाँ के जितने भी नागरिक थे अर्थात जो भी सदस्य थे, 15 गणराज्य जितने भी थे, उन सभी गणराज्यों की अगर बात करें तो यहाँ के जो नागरिक जो थे उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी ना वो पूरा नहीं किया इसने। अर्थात सोवियत संघ में शामिल होने का मतलब क्या था, अपनी सुरक्षा था, और जब सुरक्षा ही नहीं मिली तो ना तो उसके राजनीतिक जो उद्देश्य थे वो पूरे हुए और ना ही उनके आर्थिक जो उद्देश्य थे वो पूरे हुए। तो ऐसी स्थिति में वो देश है वो या वो लोग जो हैं वो इससे असंतुष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। और 1979 के अंदर क्या होता है, सोवियत संघ और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध होता था। दिसंबर 1979 के अंदर जो सोवियत संघ जो था उसका अफगानिस्तान के साथ में तकरार हो जाता है, और उसमें उन्होंने अफगानिस्तान में उन्होंने ज्यादा दखलंदाजी कर ली, और इस दखलंदाजी यानी कि हस्तक्षेप से क्या होता है कि वो अर्थव्यवस्था है उसको हो गया भारी नुकसान, यानी कि बिना मतलब का पंगा ले लिया। सोवियत संघ की तो आदत सी रहेगी, यानी कि रूस की तो आदत सी रहेगी, किसी न किसी से पंगा लेता रहता है ये। अभी यूक्रेन से पंगा लिया, क्या निकाल लिया उसने। और यही अगर बात करें तो अफगानिस्तान एक छोटा सा देश है, इसमें भी ये क्या क्यों किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ की कम्युनिस्ट जो सरकार थी ना वो फ्लॉप होती जा रही थी, और इसके कारण सोवियत संघ जो कम्युनिस्ट पार्टी को महत्व देता है तो वो उसके समर्थन में था, और उसकी जो सीमा सुरक्षा जो थी उसको लेकर के उन्होंने अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप कर दिया, और उस हस्तक्षेप के कारण अपनी जो अर्थव्यवस्था थी ना उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इसने। और एक बात और रहती है कि उपभोक्ता वस्तुएं जो थी, अर्थात जो काम की जो वस्तुएं, काम में लेने वाली जो वस्तुएं थी उनकी कमी होना शुरू हो गया, क्योंकि इनका ध्यान तो सारा का सारा हथियारों पर, अफगानिस्तान की तरफ है ना, दूसरे देशों पर नियंत्रण स्थापित करने के में रह गया। इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन है वो उनकी ओर ध्यान नहीं गया, इसके कारण उनका उपभोक्ता वस्तुएं उसकी होगी कमी, और जो खाद्यान्न जो था, खाने की जो वस्तुएं थी, खाद्यान्न जो था
उनका आयात जो था, आयात होता था, यानी कि दूसरे देश से मंगवाते थे ये, वो आयात है वो साल दर साल बढ़ता गया। और ऐसी जब सारी ये स्थिति जब होती है तो ऐसी स्थिति में किसी भी संस्था को नुकसान निश्चित होता है, और धीरे धीरे ये सोवियत संघ जो था उसकी स्थिति है वो दयनीय होती गई, और ये एक विघटन के कगार पर आकर खड़ी हो जाती है। और इसी बीच और यहाँ के जो नेता जो थे, जो कुछ लीडर जो थे, उनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। इसलिए आगे के जो बातें हैं वो अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज तक इस क्लास में जितना पढ़ा वो आपको कैसा लगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। एक बार कम से कम MD एजू इनसाइट पर जाकर के और ये क्लास जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।